स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन मिलने वाला है। इसको सॉल्व करने से पहले एपी का इंट्रोडक्शन तो बनता है, तो आइए एपी को समझते हैं। 7 का टेबल लिखते हैं, देखते हैं किनको किनको 7 का टेबल याद है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 ... सो ऑन। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 7 का टेबल क्यों लिखा जा रहा है। अरे भाई घबराइए नहीं, ये एपी से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर 7 का टेबल लिखा है। अब इसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा अपने पिगी बैंक में 5-5 रुपया डेली जमा करता है। फर्स्ट डे इसमें 5 रुपया जमा हुआ होगा, फिर अगला दिन 5 रुपया इसमें डालता है, तो टोटल रुपया इसमें कितना हो जाएगा 10। फिर इसमें अगला दिन 5 रुपया डालता है, तो टोटल इसमें कितना रुपया हो जाएगा 15। फिर नेक्स्ट डे 5 रुपया डालता है, तो इस पिगी बैंक में टोटल रुपया कितना हो गया अब 20। इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सपोज दैट ये कार 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो फर्स्ट 1 मिनट में ये 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, नेक्स्ट 1 मिनट में अगेन 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, इस तरह से टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 6 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 1 मिनट में ये 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8 किलोमीटर। इसी तरह से वो आगे ट्रेवल करता जाएगा। तो ये सभी आप लोग देख रहे हो 7, 14, 21, 28 लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर भी 5, 10, 15, 20 ये इंक्रीज होते जा रहा है। 2, 4, 6, 8 लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1, 5, 7, 10 ... अब आप लोग बताना कि इन दो नंबर के बीच डिफरेंसेस कितना का है, 7 का है। इन दो नंबर के बीच डिफरेंसेस कितना का है, यहाँ पर भी 7 का मिलेगा। इन दो नंबर के बीच का डिफरेंसेस कितना है, यहाँ पर भी 7 मिला। अब इसमें देखते हैं कि इन दो नंबर के बीच डिफरेंसेस कितना का है। तो यहाँ पर 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 मिलेगा और यहाँ पर भी 5 मिल रहा है। अब इन दोनों के बीच देखते हैं डिफरेंसेस कितना का है। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंसेस है, इनके बीच का डिफरेंसेस भी 2 का है और इनके बीच का भी डिफरेंसेस 2 का मिल रहा है। यहाँ पर भी नंबर इंक्रीजिंग वे में है 1, 5, 7, 10। देखते हैं डिफरेंसेस कितना का है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस 4 का है, इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, इनके बीच का डिफरेंस 3 का है। ये सभी का सभी सीक्वेंस है। इसमें भी नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। बट इस तीनों सीक्वेंस में दो नंबर के बीच डिफरेंसेस सेम मिल रहा है। जैसे यहाँ पर भी 7 मिल रहा है, यहाँ पर भी 7 मिल रहा है, यहाँ पर भी 7 मिल रहा है। इस सीक्वेंस में यहाँ पर 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है और यहाँ पर भी 5 मिल रहा है। इस सीक्वेंस में भी बात करें तो यहाँ 2 मिल रहा है, इन दोनों नंबर के बीच भी डिफरेंस 2 का है और इन दोनों नंबर के बीच भी डिफरेंस 2 का है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस सेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो ऐसे सीक्वेंस से जिसमें दो नंबर के बीच का डिफरेंसेस सेम हो उसको हम लोग एपी बोलते हैं। तो इसको और इसको हम लोग एपी बोलते हैं। आधा पागल, अरे नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस सीक्वेंस को हम लोग एपी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो नंबर के बीच का डिफरेंसेस सेम नहीं है, इसलिए इसको एपी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से हर एक एपी सीक्वेंस है, लेकिन हर एक सीक्वेंस को एपी नहीं बोला जा सकता है। राइट, आई होप अब समझ में आ गया होगा कि एपी किसको बोला जाता है। वैसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो, वैसे सीक्वेंस को एपी बोला जाता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस। ओके, अब इसमें ये सभी नंबर जैसे 7, 14, 21, 28 ये सब को टर्म बोला जाता है। अब इसमें भी 5, 10, 15, 20 इसको टर्म बोला जाता है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। उसी तरह से इस एपी में भी ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो इस एपी में 5 कॉमन डिफरेंस है, इस एपी में 7 कॉमन डिफरेंस है, इस एपी में 2 कॉमन डिफरेंस है। ओके, एक चीज और क्लियर कर दूं, 30, 20, 10, 0, -10, -20 ...
यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिया गया है, ये भी एक एपी है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एपी में नंबर दोनों वे में हो सकता है, इंक्रीजिंग वे में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग वे में भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर नंबर डिक्रीजिंग वे में है और यहाँ पर नंबर इंक्रीजिंग वे में है। ओके, आप लोग कमेंट में बतलाना कि 5 का टेबल एपी होगा या नहीं, यस या नो आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ओके, यदि बात समझ में आ रहा होगा तो आप लोग फटाफट लाइक के बटन को प्रेस कर देना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यहाँ पर 4 सिचुएशंस दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और बोला जा रहा है कि इन चारों में कौन कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आइए इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन एपी है। फर्स्ट में है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सपोज दैट ये टैक्सी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ पर उस डिस्टेंस को हमने एक किलोमीटर में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको ₹15 देना पड़ रहा है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए ₹8 पे करना पड़ रहा है, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए ₹8 पे करना पड़ रहा है, इसी तरह से आगे एक किलोमीटर के लिए ₹8 पे करना पड़ रहा है। ओके, तो हम लोग को लिखना होगा फेयर फॉर 1 किलोमीटर, इसको मैं A1 कंसीडर कर लेता हूँ, इक्वल टू हो जाएगा ₹15। नेक्स्ट फेयर फॉर 2 किलोमीटर, इसको मैं A2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो जब 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो ₹15 प्लस ₹8 उसको पे करना पड़ेगा, तो 15 प्लस 8 हो जाएगा ₹20। फिर आगे भी इसी तरह से लिखना होगा फेयर फॉर 3 किलोमीटर, इसको मैं A3 कंसीडर कर लेता हूँ। अब ये 23 में फिर से ₹8 ऐड करना होगा, तो अब हो जाएगा ₹31। नेक्स्ट टाइम फिर से लिखना होगा फेयर फॉर 4 किलोमीटर, इसको मैं A4 कंसीडर कर लेता हूँ, तो अब हो जाएगा ₹39। फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको सिर्फ ₹15 देना पड़ा था, 2 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 ₹23 देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर के लिए फेयर हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8, इस तरह से ₹31 आएगा, और 4 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 वो आ जाएगा ₹39 एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से D1, D2, D3 फाइंड करना होगा, मीन्स डिफरेंसेस देखना होगा कि डिफरेंसेस सेम आ रहा है कि नहीं इन सभी टर्म के बीच। यहाँ पर A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है और A4 फोर्थ टर्म है। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंसेस चेक करना होगा कि सेम आ रहा है या नहीं। तो अब लिखना होगा नाउ D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 है 23 और A1 है 15, तो 23 माइनस 15 होता है 8। नेक्स्ट D2 भी फाइंड करना होगा, तो D2 होगा A3 माइनस A2, तो A3 है 31 और A2 है 23। 31 माइनस 23 यहाँ पर भी आ जाएगा 8। अब D3 भी फाइंड कर लेते हैं, तो D3 इक्वल टू होगा A4 माइनस A3। A4 है 39 और A3 है 31, तो 39 माइनस 31 यहाँ पर भी आएगा 8। तो इस तरह से सारा डिफरेंसेस 8 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर इट इज एन AP। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग इस सिचुएशन को चेक कर सकते हो कि ये AP है या नहीं है। ये एक AP मिला। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड को। सेकंड में है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सपोज दैट इस सिलेंडर में V वॉल्यूम का एयर है, तो इसी चीज को लिख लेना होगा, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, इसे मैं A1 कंसिडर कर लेता हूँ, इक्वल टू V। अब इसके बाद लिखना होगा अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, इसे मैं A2 कंसिडर कर लेता हूँ। इस सिलेंडर में V वॉल्यूम का एयर था, इससे 1/4 एयर को बाहर निकाल लिया गया वैक्यूम पंप के मदद से।
तो अब इसमें कितना बचा, तो लिखना होगा v माइनस 1/4 v। अब इनको सॉल्व करना होगा, तो एलसीएम आएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4v माइनस v, तो ये आ जाएगा 3/4v। ओके, तो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल कितना है, 3/4v है। पहली बार 1/4 एयर इससे निकालने के बाद इसमें एयर बचा हुआ कितना, 3/4v। फिर से लिखना होगा अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, इसे मैं A3 कंसिडर कर लेता हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4v बचा हुआ है, 3/4v माइनस 1/4 इंटू 3/4v। इसको सॉल्व करने पर आएगा 3/4v माइनस 3/16v। एलसीएम लेने पर आएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 12v माइनस 3v। फाइनली 9v/16 आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल कितना मिला, 9v/16। एक टर्म और निकाल लेना होगा, तो फिर से लिखना होगा अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, इसे मैं A4 कंसिडर कर लेता हूं। अब हो जाएगा 9v/16 माइनस 1/4 इंटू 9v/16। अब यहाँ पर मिलेगा 9v/16 माइनस 9v/64। एलसीएम आ जाएगा 64 और 16 4 जा 64 होता है, तो 9 4 जा 36 भी हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 9v। 36 माइनस 9v आ जाएगा 27v बाई नीचे हो जाएगा 64। तो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल मिला हम लोग को 27v/64 और इसी तरह से आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। अब हम लोगों को टर्म के बीच का डिफरेंसेस देखना होगा कि सेम आ रहा है या नहीं। तो इसके बाद लिखना होगा नाउ d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 आए हुए है 3/4v और a1 है v। 3/4v माइनस a1 के प्लेस पर लिखा जाएगा v। अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आ जाएगा 4, इस प्लेस पर लिखा जाएगा 3v और इसके नीचे तो 1 है, तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर लिखना होगा 4v। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा माइनस 1/4v। ओके, अब हम लोग d2 निकालेंगे। d2 इक्वल टू होगा a3 माइनस a2। अब देखते हैं a3 कितना है a3 9v/16 है, तो 9v/16 अब माइनस a2 है 3/4v। 16 और 4 का एलसीएम लेना होगा, तो आएगा यहाँ एलसीएम 16 और यहाँ पर 9v लिखना होगा, माइनस 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर लिखना होगा 3 4 जा 12v। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा माइनस 3/16v। तो यहीं पर हम लोग को पता चल जा रहा है कि d1 d2 के इक्वल नहीं है, तो और आगे करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो लिखना होगा सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2 देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इस सिचुएशन को चेक कर सकते हो कि ये सिचुएशन एपी है या नहीं। अब चलते हैं थर्ड को सॉल्व करने। थर्ड सिचुएशन में है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। मीन्स फर्स्ट मीटर के लिए रुपीस 150 पे करना पड़ रहा है इस कुएं को खोदने के लिए, और सक्सेसिव 1 मीटर के लिए रुपीस 50 पे करना पड़ रहा है। तो इसमें लिखना होगा कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर, इसे मैं A1 कंसिडर कर लेता हूँ, इक्वल टू रुपीस 150। ओके, फिर से लिखना होगा कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर, इसे मैं A2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो अब टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, फर्स्ट 1 मीटर के लिए रुपीस 150 और नेक्स्ट 1 मीटर के लिए 50 देना होगा। अब टोटल कॉस्ट आ जाएगा रुपीस 200। ओके, फिर से लिखना होगा कॉस्ट फॉर डिगिंग 3
मीटर, इसे मैं A3 कंसीडर कर लेता हूँ। अब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 200 अब प्लस 50 ऐड हो जाएगा, अब हो जाएगा ₹250। नेक्स्ट कॉस्ट फॉर डिगिंग 4 मीटर, इसे मैं A4 कंसीडर कर लेता हूँ। अब कॉस्ट कितना पड़ने वाला है 250 प्लस 50 ₹300 एंड सो ऑन। इस तरह से जितना डीप खुदाई होता जाएगा उतना कॉस्ट बढ़ते जाएगा। अब हम लोगों को डिफरेंसेस देखना होगा कि दो टर्म के बीच का डिफरेंसेस सेम आ रहा है या नहीं। तो लिखना होगा नाउ D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 है 200 और A1 है 150। तो यहाँ पर डिफरेंसेज आया ₹50 का। नेक्स्ट D2 फाइंड कर लेते हैं। तो D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। A3 है 250 और A2 है 200। तो यहाँ पर भी आ रहा है 50। अब D3 निकाल लेते हैं। तो D3 इक्वल टू हुआ A4 माइनस A3। A4 है 300 और A3 है 250। यहाँ पर भी डिफरेंसेस मिला 50 का। तो इस तरह से सारा का सारा डिफरेंसेस इक्वल मिल रहा है। तो लिखना होगा सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर इट इज एन AP। तो इस तरह से आप लोग इस सिचुएशन को AP प्रूव कर सकते हो। अब लास्ट सिचुएशन को भी देख लेते हैं। सिचुएशन 4 में दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है ₹10,000 ओके, और रेट कितना है, रेट है 8% पर एनम। तो लिखना होगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, इसे मैं A1 कंसिडर कर लेता हूँ। ये फर्स्ट टर्म हुआ इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है 10,000 1 प्लस रेट बाई 100। यहाँ टाइम देना होगा 1 ईयर, 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर 1 देना होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 10,000 मैं इसको 4 से कट कर लेता हूँ। 4 2 जा 8, अब 4 25 जा 100। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई 25। अब हो जाएगा 10,000 इंटू, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 27 बाई 25। अब 25 से इसको कट कर लेते हैं। तो ये 400 टाइम्स में कट हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग को अमाउंट मिलेगा 0 4 7 जा 28, कैरी होगा 2, 4 2 जा 8, 2 10। तो ₹10800 आ रहा है। ये फर्स्ट टर्म हुआ। अब 2 ईयर के लिए अमाउंट फाइंड करना होगा। तो लिखना होगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, इसे मैं A2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बाई 100। अब 2 ईयर के लिए निकाला जा रहा है इसलिए यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 10,000 और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो मिलेगा 27 बाई 25। यहाँ पर पावर 2 है तो 27 बाई 25 फिर से लिखना होगा। अब 25 से इसको कट करने पर हम लोग को यहाँ पर मिला था 400, तो यहाँ पर लिखना होगा 400। फिर से 25 से इसको कट करते हैं तो 25 16 जा 400 होता है। अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो 16 इंटू 27 इंटू 27। तो मैं कैलकुलेटर के मदद से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 16 इंटू 27 इंटू 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 11,664 रुपीज आया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब 3 ईयर के लिए अमाउंट निकालना होगा। तो लिखना होगा अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, इसे मैं A3 कंसिडर कर लेता हूँ। अब हो जाएगा 10,000 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 8 बाई 100 और पावर 3 ईयर के लिए निकाला जा रहा है इसलिए पावर 3। यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इंटू 27 बाई 25 इंटू 27 बाई 25 इंटू 27 बाई 25। 25 से 10,000 को कट करेंगे 400 मिलेगा। फिर 25 से कट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 16। अब तो कटेगा नहीं तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो 16 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 25। मैं कैलकुलेटर के मदद से इन सबको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 16 इंटू
27 इंटू 27 ये आ रहा है 3,14,928 3,14,928 बाई 25। अब इसको मैं 25 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 25 से डिवाइड करने पर आ रहा है 12,597.12 इतना रुपीस निकल कर आया एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे निकलता चला जाएगा। अब हम लोग डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। D1 इक्वल टू होगा A2 माइनस A1। चेक करते हैं A2 कितना था और A1 कितना था। A2 है 11,664 माइनस A1 है 10,800। अब यहाँ पर माइनस करने पर मिलेगा 4 6 16 माइनस 8 यहाँ पर मिल रहा है 8। तो डिफरेंसेज मिला 864। अब D2 निकाल लेते हैं। तो D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। चेक करते हैं A3 कितना है। A3 है 12,597.12 माइनस A2 है 11,664। इसको माइनस करने पर मिलेगा 21.7 माइनस 4 3 9 माइनस 6 3 और 15 माइनस 6 यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंसेज मिल रहा है 933.12। तो यहाँ पर डिफरेंसेज इक्वल नहीं मिल रहा है सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इस सिचुएशन को पता लगा सकते हो कि ये AP है या नहीं। ओके।